नमस्कार, आप सभी का साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। आप सभी को बता दूं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक लिखित हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार। अधिकार तीन तरह के अधिकार आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं: मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। सर्वप्रथम मानवाधिकार। प्रकृति में मानव होने के नाते जो हमें प्राप्त होते हैं वे मानवाधिकार होते हैं। यूएनओ के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, संवैधानिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो संविधान में लिखित हैं वे संवैधानिक अधिकार होंगे। जैसे मौलिक अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हम मौलिक अधिकारों को पृथक से पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 300 को, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट, सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, इस तरह से आदि। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बहुत परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सवाल यह आता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो आपको बता दूं, इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया एक प्रपत्र है, जिसमें सर्वप्रथम लिखित रूप से मौलिक अधिकार लिखे गए थे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है, संविधान में अन्यत्र जोड़ा गया है और वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है, जिसमें संघ की संसद तथा सरकार, राज्य विधानमंडल तथा सरकार, स्थायी निकाय एवं प्राधिकारी, सरकारी, अर्ध सरकारी, कर्मचारी एवं अधिकारी, ऐसे निजी व्यक्ति तथा संस्थाएं जो राज्य के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, वे सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 13। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो न्यायालय ऐसी विधियों को शून्य अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अतः न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायपूर्ण अवलोकन कहा जाता है। हालांकि न्यायपूर्ण अवलोकन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन इस अनुच्छेद से न्यायपूर्ण अवलोकन का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। यह दोनों वाक्य अलग अलग हैं। विधियों के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटेन से प्रेरित है, जबकि विधियों के समान संरक्षण शब्द यूएसए से प्रेरित है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य है भारत में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समानों के साथ समान व्यवहार या समानों के साथ समान परिस्थिति में समान व्यवहार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15, किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) यह अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए है। आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो इस तरह से अनुच्छेद 15 भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि अन्य सभी अनुच्छेदों में व्यक्तियों को शामिल किया गया है, अर्थात उसमें व्यक्ति शामिल हो गए, अर्थात विदेशी व्यक्ति भी शामिल है।
तो 15(1) में किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) ऐसा भेदभाव कुएं, नलकूप, तालाब, स्नानाघाट, होटल, सार्वजनिक उपागम के स्थल तथा सार्वजनिक उपयोग वाले स्थलों आदि में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15(5) राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में सीटों हेतु आरक्षण दे सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अथवा सार्वजनिक सेवाओं के अवसर में समानता। 16(2) प्रत्येक नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव तथा जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) अनुच्छेद 16(3) राज्य रोजगार पाने हेतु निवास संबंधी अर्हता को अनिवार्य कर सकता है। जैसा आपने देखा है, राज्य अपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी है उनमें निवास संबंधी अर्हता को वो करता है, अनिवार्य करता है कि अगर यहाँ का निवासी है तो तभी आवेदन कर पाएगा। इस तरह से जो भी नियम बनते हैं वे अनुच्छेद 16 के तहत बनते हैं। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करते हुए इसे गैरकानूनी बताया गया है। इसलिए अस्पृश्यता, छुआछूत, घृणा आदि को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। अस्पृश्यता एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती है। 3 बार से अधिक दोषी पाए जाने पर संसद व विधानमंडल के चुनाव में शामिल होने से भी रोका जा सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात तात्पर्य है, जैसे अंग्रेज उपाधियां देते थे, राय बहादुर, राय साहब, ऐसी कोई उपाधियां न होकर केवल सेना और विद्या में उपाधियां दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य कोई भी उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं देगा। यदि भारतीय नागरिक यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर कार्यरत हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति तथा भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपहार, पुरस्कार, पद आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना धारण नहीं करेगा। यह भी अनुच्छेद 18 में निहित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार शुरू करता हूँ। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(2) शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता अथवा संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। भारत आवागमन क्षेत्र में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास अथवा वहीं बस जाने का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र में व्यवसाय और आजीविका अर्जन। आप भारत में कहीं किसी भी राज्य कहीं भी व्यवसाय और आजीविका करने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इससे तात्पर्य है कि अपराध दोष सिद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति को कुछ संरक्षण मिलते हैं, जिनमें मुख्य 3 संरक्षण अनुच्छेद 20 में निहित हैं, लिखित हैं। पहला, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा और लास्ट, ऐसा कोई अपराध जो उस समय जितना अपराध था उतना ही दंड दिया जाएगा। भविष्य में लाभ होने की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा किंतु हानि प्राप्त नहीं होगी। किंतु यह व्यवस्था केवल
फौजदारी मामलों के संदर्भ में है। वहीं सिविल मामलों में बहुत लक्षी प्रभाव लागू किया जा सकता है, अर्थात जो दंड मिला है उस जब अपराध किया गया है तब जो सज़ा प्राप्त हुई है वही सज़ा आगे भी रहेगी। बाद में दंड में अगर अवधि बढ़ाई जाती है तो वो अवधि नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य केवल जीवन जीने का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करना है। इसलिए जीवन जीने के अधिकार में वे सभी अधिकार शामिल हैं जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की है और कुछ जीवन जीने के अधिकार शामिल किए हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु तथा पेयजल, रोजी रोटी, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार आदि। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, जो कि मूल संविधान में नहीं था लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी तथा निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। आप सभी को बता दूं, गिरफ्तारी अलग शब्द है और निवारक निरोध अलग शब्द है। गिरफ्तारी के संबंध में 3 तरह के संरक्षण मिलते हैं। पहला, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे यह जानने का अधिकार होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और तीसरा, उसे अपना वकील रखने का अधिकार होगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उपरोक्त संरक्षण निवारक निरोध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होते हैं। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध दंड के लिए कोई सज़ा न होकर बल्कि दंड से रोकना है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपराध की आशंका होने पर अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है वो निवारक निरोध कहलाता है, जिसके मुख्य 4 आधार हैं। 4 आधारों पर निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी की जाती है। पहला, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। अनुच्छेद 22। नेक्स्ट अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 एवं 24, मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बालाश्रम का निषेध, अर्थात मानवों का व्यापार, बेगार बिना पैसे के काम करवाना और बालाश्रम बच्चों से काम करवाना, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। जबरदस्ती श्रम, बालाश्रम जबरदस्ती श्रम, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, ये सब निषेध किए गए हैं अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, खनन क्षेत्र या अन्य किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्य में नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। इसके लिए संसद द्वारा बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 पारित किया गया। नेक्स्ट धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अंतःकरण, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण से तात्पर्य मानना और न मानना। आचरण अर्थात धर्म के जैसे, आचरण अर्थात धर्म के अनुसार व्यवहार करना, जैसे टीका लगाना या फिर पगड़ी पहनना। इस तरह से जो धर्म के अनुसार जो व्यवहार है वे व्यवहार करना। एवं प्रचार आदमी ये व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट अनुच्छेद 26, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धर्म के प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27, धार्मिक संस्थाओं को कर के संदाय से मुक्त रखा जाएगा, अर्थात
यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत किसी धर्म के उत्थान के लिए खर्च करे तो उस खर्च पर कोई टैक्स भारित नहीं होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य निधि से पोषित हैं उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षा एवं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा अर्थात अल्पसंख्यक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अधिकार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। उपरोक्त कार्य के लिए लिपि भाषा बनाने के लिए अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए इसके लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31, जो कि वर्तमान में संविधान में नहीं है। मूल संविधान में अनुच्छेद 31 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आप सभी को बता दूं, हमने इससे पहले भी पढ़ा है भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना के संबंध में और भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के संबंध में। तो जब भी भारतीय संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब के द्वारा पूछी जाएगी तो फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आंसर होगा। इसके अतिरिक्त केवल भारतीय संविधान की आत्मा पूछी जाएगी तो फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका सही आंसर होगा। तो अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए निम्न 5 रिटें जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। आप सभी को बता दूं, इन 5 जो रिटें हैं इन पे हम पृथक से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। और आप सभी को एक बार पुनः बता दूं, यदि कोई तैयारी में नया है, कोई बिगिनर है, तो इसके लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।